दोस्तों, आज हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली आदिवासी सभ्यता के बारे में जानेंगे, जिन्हें अबोरिजिनल भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, 1803 में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और 1831 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। आपने ऑस्ट्रेलिया के रैबिट प्रूफ फेंस का जिक्र जरूर सुना होगा, जिसे बनाने का कार्य 1901 में शुरू किया गया था और इसका काम 1907 में जाकर ख़त्म हुआ। पूरे 6 सालों का वक्त लगा इसे बनने में। ये फेंस लगभग 3256 किलोमीटर वर्ग में फैला था। इसे बनाने में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने पानी की तरह पैसे बहाए। उस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा फेंस था, पर आखिर उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो उन्हें इतना लंबा फेंस तैयार करना पड़ा। जब ब्रिटिशर ऑस्ट्रेलिया आए थे तो उन्होंने 24 खरगोश को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में छोड़ दिया था ताकि उनमें बढ़ोतरी हो सके और उन्हें मीट मिल सके। पर देखते ही देखते साल 1900 में उनकी संख्या बढ़कर 600 मिलियन हो गई और ये सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि सभी खरगोश एग्रीकल्चरल एरिया में घुस आते थे और सभी फसल को खा जाते थे। तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए फेंस का निर्माण करना उचित समझा। उस वक्त 3 फेंस बनाए गए। पहले जो सबसे लंबा था, केप कैनाउड्रेन से लेकर जेरडा कटअप तक, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। पर फिर भी वो फेंस उन्हें रोक नहीं पाता। वो ज़मीनों को खोदकर फेंस के उस पार आ जाते थे। उसके लिए दूसरा फेंस बनाया गया, ठीक उसके भीतर जिगालोंग से लेकर ब्रीमर बे तक, और तीसरा फेंस कबारी से लेकर जिगालोंग फेंस में जोड़ दिया गया। ये फिल्म उसी एक सच्ची कहानी को दर्शाती है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1931। लगभग आज 100 साल पूरे हो चुके हैं जब ब्रिटिश एम्पायर ने अबोरिजिनल आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने आदिवासियों के लिए कई सख्त कानून भी बनाए थे, जिसमें से एक कानून था द अबोरिजिन्स एक्ट। इसमें ब्रिटिश सरकार आदिवासियों के जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। कहानी की शुरुआत में हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन के छोटे से शहर जिगालोंग का दृश्य दिखाया जाता है, जो बिल्कुल पहले फेंस के ही पास है। वहाँ हम एक अबोरिजिन लड़की मॉली को देखते हैं, जिसकी उम्र 14 साल है। उसकी एक छोटी बहन भी है, डेजी, और उसकी एक कजिन ग्रेसी। मॉली के पिता एक वाइट शख्स है जो कहीं दूर फेंस में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी माँ के साथ ही रहती है। वहाँ से हम पर्थ शहर का दृश्य देखते हैं, जो जिगालोंग शहर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम एओ नेविले को देखते हैं, जो कि चीफ प्रोटेक्टर ऑफ अबोरिजिन्स है, जिसे अबोरिजिनल्स मिस्टर डेविल भी कहते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चों को उठा ले जाता है। इसके पीछे की वजह है, ऑस्ट्रेलिया में जिस भी अबोरिजिन ने किसी ऑस्ट्रेलियन वाइट शख्स से शादी की है, उनके बच्चे हाफ कास्ट की कैटेगरी में आते थे, जिसमें या तो माँ वाइट होती थी या पिता। और नेविले के पास इतनी पावर थी कि वो उनके माता पिता के मर्जी के बिना उन बच्चों को उठा सकता है। वो नहीं चाहता था कि किसी तरह से आदिवासी सभ्यता का विकास हो और पूरी तरह से वो उनका अस्तित्व मिटा देना चाहता था। वो एक पेपर पर साइन करता है कि पुलिस जाकर मॉली और उसकी 2 बहनों को उठा ले, क्योंकि वो तीनों भी हाफ कास्ट के थे। जैसा कि हम जानते हैं, मॉली के पिता एक वाइट ऑस्ट्रेलियन है। दूसरे दिन कांस्टेबल रिग्स अपने साथी इंस्पेक्टर के साथ जिगालोंग आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वो मॉली और उनकी बहनों को ले जाने आया है। जिगालोंग फेंस के उस पार ब्रिटिश डेपो था, जहां उन्हें राशन दिया जाता था। वो शख्स मॉली की मां से बताता है कि मिस्टर नेविले मॉली के बारे में पूछ रहा था। इस पर उसकी मां कहती है कि वो डेविल को जवाब दे दे कि मॉली कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं उसके पास रहेगी, और अगर उसे हाफ कास्ट के बच्चे चाहिए तो वो खुद पैदा कर ले। कांस्टेबल रिग्स वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसकी माँ को पता चल जाता है ये बच्चों को ले जाने आया है। सब भागने लगते हैं, पर वो उनके सामने गाड़ी लेकर आ जाता है। मॉली की माँ मॉड उन्हें ले जाने से मना करती है। वो दिखाता है कि उसके पास नेविले का साइन किया हुआ लेटर है और उसे इन 3 बच्चों को ले जाना ही होगा, और वो तीनों बच्चों को एक एक करके गाड़ी में भर देता है। और वही मॉड ज़मीन पर गिरी रोती रहती है। यहाँ हम मॉली की माँ का दर्द समझ सकते हैं। वो इस वक्त कितनी तकलीफ़ में थी। मॉली अपनी माँ के लिए रोती रह जाती है। ब्रिग्स गाड़ी लेकर चला जाता है। वो उन तीनों को मूर रिवर नेटिव सेटलमेंट लेकर चला जाता है, जो पर्थ शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ हाफ कास्ट के सभी बच्चों को रखा जाता था। जहाँ वो बड़े होते थे, फिर उन्हें वाइट फैमिलीज़ का गुलाम बना दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं नेविले सभी को समझा रहा है कि कैसे मिक्स्ड रेस जनरेशन के बच्चे वाइट लोगों के लिए खतरा है, और अगर वाइट ऐसे ही ब्लैक से शादी करते रहे तो उनके बच्चे भी काले पैदा होंगे और काले गोरे का भेद खत्म हो जाएगा। पर वो इसे रोकना चाहता है, और एक चीफ प्रोटेक्टर ऑफ अबोरिजिन्स होने की वजह से वो ये फैसला ले सकता है कि किसी भी हाफ कास्ट की शादी पर रोक लगा सके।
उस सेटलमेंट को कुछ ब्रिटिश नन्स मिलकर चलाती थी। वो बच्चों की किसी जेल की तरह था। वहाँ उन्हें ब्रिटिश कल्चर के बारे में बताया जाता था और कोई बच्चा वांका भाषा में बात नहीं करेगा, सिर्फ हर वक्त उन्हें इंग्लिश बोलना है। अगर कोई अपनी भाषा में बात करता पकड़ा गया तो उसे पनिश किया जाएगा। वो ऐसा करके भविष्य में अपने लिए गुलाम तैयार कर रहे थे। एक दिन वो बच्चों से प्रेयर करवा रहे थे, यहाँ तक वो इन सब का धर्म भी बदल रहे थे। उस दिन वहाँ नेविले भी आया था। मॉली ने आज पहली बार उसको देखा था। वो मॉली का नाम पुकारता है पर मॉली उसे अनदेखा करती है। नन उसे अपने पास आने के लिए कहती है। वो बताता है कि आज से यही उसका नया घर है। दूसरे दिन वो देखते हैं मुड्डू एक लड़की को बाहर से पकड़कर लेकर आ रहा है जो भाग गई थी। मुड्डू एक ट्रैकर है जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करता है। उसके बाद वो उस लड़की को बहुत पनिश करते हैं। मॉली ये सब दूर से देख रही थी। रात मॉली ब्रिग्स और नेविले के बारे में ही सोच रही है। दोनों बहुत ही बुरे इंसान हैं जिन्होंने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया। दूसरे दिन मॉली फैसला करती है वो डेज़ी और ग्रेसी को यहाँ से लेकर भाग जाएगी और सुबह तीनों छिपकर वहाँ से निकल जाते हैं। शाम नन सभी बच्चों का अटेंडेंस लेती है पर तीनों वहाँ नहीं थे। मिस्टर नेविले मुड्डू ट्रैकर को बुलावा भेजता है और उन लड़कियों को जल्दी वापस लाने के लिए कहा जाता है। यहाँ मुड्डू उनकी खोज में निकल जाता है। रात वो वहीं जंगल में सो जाते हैं। नेविले उनके भाग जाने से काफ़ी गुस्से में था। ट्रैकर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उन्होंने रात बिताई थी, पर अब तीनों वहाँ से जा चुके थे। मॉली ग्रेसी से उसका बैग लेकर नदी के उस पार लगा देती है ताकि ट्रैकर का ध्यान भटकाया जा सके और वो बहती नदी के पीछे जाने लगते हैं। पर वो ट्रैकर उनकी चाल को समझ जाता है और वो भी बहती नदी के पीछे जाने लगता है। पर मॉली को उसके आने का पता चल जाता है और वो दोनों को लेकर वहीं झाड़ियों में छिप जाती है। वो ट्रैकर आगे निकल जाता है। अब वहाँ से वो एक बीहड़ में आ गए थे। वहाँ उन्हें दो शख्स आते हुए दिखाई देते हैं। उसे पता चल जाता है कि ये तीनों मूर रिवर सेटलमेंट से भाग रहे हैं। उसके पूछने पर मॉली बताती है उसका घर जिगालोंग में है, पर वो शख्स उससे कहता है वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है, तब तक तुम्हें वो ट्रैकर पकड़ लेगा। वो काफ़ी शातिर है। वो उन्हें एक माचिस की डिब्बी देता है क्योंकि वो सफ़र लगभग 2400 किलोमीटर का था और रात होते ही बीहड़ का तापमान गिर जाता है। और वो शख्स उन्हें थोड़ा कंगारू मीट भी देता है। शाम आग जलाकर वो उस मीट को पकाती है, पर उसे अब भी घर का रास्ता पता नहीं है। शायद वो इस बीहड़ में खो गए थे, पर उसे एक अनुमान था कि जिगालोंग नॉर्थ की तरफ है। नेविले उन्हें ढूंढने की हर कोशिश कर रहा था। दूसरे दिन ब्रिटिश डेपो पर वो शख्स मॉड से बताता है कि उसकी लड़कियां सेटलमेंट से भाग गई हैं। ये सुन उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं मॉली चलकर काफ़ी दूर आ गई थी। सामने उसे एक फार्म दिखाई देता है। उसमें वो मुर्गियों के अंडे चुराने लगती है, पर ऑस्ट्रेलियन महिला उसे देख लेती है। ये फार्म उसी का था। वो उन्हें अपने साथ घर ले आती है और खाने के लिए फूड देती है। वो मॉली और उसके कजिन को कोट देती है क्योंकि उनके कपड़े काफ़ी पतले थे। फिर मॉली जाने लगती है। वहाँ वो महिला रैबिट प्रूफ फेंस का जिक्र करती है। मॉली के पूछने पर वो बताती है फेंस यहाँ से ईस्ट की तरफ कुछ दूरी पर है, क्योंकि मॉली को पता था अगर वो फेंस तक पहुँच गई तो वो आसानी से जिगालोंग पहुँच सकती है। काफ़ी देर ईस्ट में चलने के बाद उसे फेंस दिखाई देता है। ये देख वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो सभी उसकी तरफ भाग कर जाने लगते हैं। यहाँ हम मॉड को देखते हैं। उसे यकीन था उसकी बेटियाँ ज़रूर वापस आ जाएंगी। हम देखते हैं ट्रैकर भी फेंस को फॉलो कर रहा था। यहाँ डेज़ी थक के बैठ जाती है क्योंकि इस बीहड़ में उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से काफ़ी तेज़ धूप थी जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो जा रहा था। मॉली उसे उठाकर ले जाने लगती है। सामने उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर का कैंप दिखाई देता है। वो उन्हें खाने को देता है। वो कहता है क्या तुम मुलेवा जा रहे हो? उससे बात करने के दौरान मॉली को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह के 3 फेंसेस हैं और वो जिस फेंस पर चल रही थी वो दूसरे नंबर का फेंस है। उसे अब तक लगता था ऑस्ट्रेलिया में एक ही फेंस है जो जिगालोंग से होकर जाता है। वो शख्स उसे पहले फेंस तक जाने का रास्ता बताता है। दूसरे दिन वो एक दूसरे घर के पास पहुंचती है। उसे वहाँ एक महिला दिखाई देती है। उस महिला को पता चल जाता है ये सब मूर रिवर सेटलमेंट से भागकर आए हैं। वो रात उन्हें घर में रुकने की इजाज़त दे देती है। वो घर एक ब्रिटिश शख्स का था और वो महिला उसकी गुलाम थी क्योंकि वो महिला भी एक हाफ कास्ट की थी। मॉली को ये पता चल जाता है। रात वो अपने घर पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आ जाता है, पर वो महिला उन लड़कियों को पीछे के रास्ते से भगा देती है। वो ट्रैकर भी पुलिस के साथ था।
वो पुलिस ऑफिसर कहता है हम सुबह उनकी तलाश करेंगे और वहाँ से चला जाता है। सुबह वो ट्रैकर पुलिस ऑफिसर को बताता है तीनों लड़कियाँ इसी डायरेक्शन में गई हैं। यहाँ नेविले इंस्पेक्टर से कहता है कि वो ये खबर फैला दे कि ग्रेसी की माँ विलोना शहर में उसका इंतज़ार कर रही है ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो जाए। ग्रेसी मॉली की कज़िन थी जो अभी उसके साथ थी। दूसरे दिन वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं। वो बताता है पुलिस हर तरफ तुम्हें ढूंढ रही है। वो कहता है तुम में से ग्रेसी कौन है? मैंने सुना तुम्हारी माँ विलोना में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम मीका स्टेशन से ट्रेन पकड़कर विलोना जा सकती हो। पर मॉली उसकी तरफ देखकर इशारा करती है कि ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उसे पता है ये खबर झूठी है। पर ग्रेसी को लग रहा था शायद ये शख्स सच कह रहा है। वो सब उस फेंस की तरफ से आगे बढ़ रहे थे। चलते वक्त ग्रेसी रुक जाती है। वो कहती है हमें मीका जाकर विलोना के लिए ट्रेन पकड़नी चाहिए। पर मॉली कहती है ये हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है। पर अब ग्रेसी अपनी माँ को मिस कर रही थी और विलोना जाने की जिद पर आ गई थी। पर मॉली अपनी छोटी बहन को लेकर आगे निकल जाती है और ग्रेसी वहाँ से अकेले मीका के लिए निकल जाती है। शाम मॉली को ग्रेसी की चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। वो देखती है ग्रेसी मीका रेलवे स्टेशन पर बैठी विलोना जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। पर मॉली उसके पास नहीं जाती। वो दूर से छिपकर उसे देख रही थी क्योंकि उसे पता था वहाँ खतरा है। मॉली उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है पर वहाँ रिक्स गाड़ी लेकर आ जाता है। ग्रेसी भागने लगती है। उसे वहाँ वही शख्स आकर पकड़ लेता है जिसने विलोना में उसके माँ के होने की झूठी खबर दी थी। उस आदमी को इनकी खबर देने के शिलिंग्स दिए गए थे। मॉली दूर ये सब देख रही थी। उसने ग्रेसी को पहले ही सतर्क किया था पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। वो ग्रेसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। मॉली वहाँ से अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है। अब नेविले को उन्हें पकड़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय इंतज़ार करने का। जब वो दोनों अपने घर जिगालोंग पहुँच जाए तो वो फिर उन्हें घर से उठा लेंगे। यहाँ उस बीहड़ में सफ़र करते दोनों थक गए थे और वो देखते हैं फेंस ख़त्म हो चुका है क्योंकि फेंस को बने हुए लगभग 30 सालों का वक्त हो चुका था। इतने सालों में न जाने कितनी आंधी तूफान आए होंगे जिससे फेंस के बीच का हिस्सा टूट गया था। पर मॉली को पता था कि आगे चलकर फेंस फिर मिल जाएगा क्योंकि घर पहुंचने का फेंस ही एक जरिया था। उससे उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल रही थी। चलते चलते दिन बीत रहे थे। अब उनका शरीर भी जवाब दे रहा था क्योंकि खाने को कुछ नहीं था उनके पास। पर किसी तरह से उस बीहड़ में पानी मिल जा रहा था जिसकी मदद से वो डिहाइड्रेशन से बच रहे थे। सफ़र भी काफ़ी लंबा था। दोनों ही थक गए थे। वो कुछ दूर डेजी को अपने कंधों पर उठा के चलती है पर अब उसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद चल सके। वो दोनों उसी बीच बीहड़ में गिर जाते हैं। यहाँ हम मॉली की माँ और उसकी दादी को बैठा देखते हैं जो उनके घर वापस आने की प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने उसी फेंस को पकड़ रखा है। उन्हें उम्मीद है कि ये फेंस ही उन्हें घर तक पहुँचाएगा। मॉली को थोड़ी देर बाद होश आता है। वो देखती है सामने कुछ दूरी पर फेंस फिर से शुरू हो रहा है और घर तक पहुँचने के लिए उसे इसी फेंस को फॉलो करते रहना होगा। यहाँ रिक्स उनके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा था। मॉली जिगालोंग की सीमा में दाखिल हो गई थी। ये देख वो काफ़ी खुश हो जाती है। शाम वो अपनी माँ और दादी को देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं। वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मॉली काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद उसका परिवार जिगालोंग छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो उन्हें न ढूंढ पाए और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कुछ सालों बाद मॉली ने शादी कर ली थी और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद मॉली और उसके बच्चों को पकड़कर मूर रिवर सेटलमेंट फिर भेज दिया गया। पर वो अपनी एक बेटी एनाबेल के साथ भागने में कामयाब हो जाती है और फिर इसी तरह फेंस की मदद से 2500 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके जिगालोंग पहुंच जाती है। पर वो एनाबेल को फिर से उठा के लेकर चले जाते हैं जो कि सिर्फ 3 साल की थी। मॉली और डेजी 2004 तक जिगालोंग में साथ ही रह रहे थे। दोस्तों अगर दिल में हौसला हो तो बड़े बड़े रास्ते भी छोटे मालूम पड़ने लगते हैं और इस कहानी से मॉली ने साबित कर दिया। दोस्तों 1970 तक पूरे ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर दिया गया था। आज भी इनमें से कई आदिवासी पारिवारिक जीवन और संस्कृति इस विनाश से पीड़ित है। आज भी इस घटना को स्टोलन जनरेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज़ादी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई भी किसी को अपनी जाति, भाषा और धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक भाषा और धर्म का सम्मान करें। दोस्तों इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।